हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ सर्कल्स एंड कॉमन टेंजेंट्स के बारे में। आप अगर दो सर्कल्स की पोजीशन अगर देखते हैं तो क्या क्या अलग अलग यहाँ पे सिनेरियोज हो सकते हैं, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग आप कितनी कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। एंड उसके बाद में एक मेजर टास्क हमारा यहाँ पर रहेगा इस वीडियो में टू अंडरस्टैंड कि यार उन टेंजेंट्स की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो पहले काउंट की बात करेंगे, कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, फिर हम यहां पर देखेंगे कि उन टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, राइट। सो आपके यहां पर पोजीशंस की अगर हम बच्चों बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इक्वेशंस को देखकर कि दो सर्कल्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, वो हम यहां पे सीखना चाहते हैं। तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि अगर हम यहां पे सर्कल्स बनाते हैं तो 5 अलग अलग तरह की पोजीशंस में वो सर्कल आपको नजर आ सकते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे सर्कल्स आपके दूर दूर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो अगर मेरे पास में केवल इक्वेशन है, मेरे पास में अगर सर्कल्स की फिगर नहीं है, देन हाउ डू आई आइडेंटिफाई वेदर दिस कंडीशन एग्जिस्ट और नॉट। तो उसमें हम यहां पे देखते हैं हमेशा ही डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स एंड देन उसको कंपेयर करते हैं रेडियस के वैल्यूज के साथ में, ठीक है ना। सो आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा है। वो इनफैक्ट जो रेडियस पहले वाले सर्कल का है और जो रेडियस दूसरे वाले सर्कल का है, अगर आप इन दोनों रेडियसेस को ऐड कर लेते हो तो उससे भी ज्यादा बड़ा वैल्यू एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स के सेंटर्स का यहां पर आपको नजर आ रहा है। दैट इज एक्जैक्टली द टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं अपने सर्कल्स के पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, कि किस तरह से रिलेटिवली यहां पर ये प्लेस्ड है। सो पहला सिचुएशन हमें यहां पर पता चल रहा है कि अगर डी में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को यहां पर अगर बोल रहा हूं और वो वैल्यू अगर रेडियस के सम से भी बड़ी है, इसका मतलब ऐसा सिचुएशन होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दोनों रेडियस के सम से भी बड़ा निकल कर आ रहा है। मतलब ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, टेस्ट हो गया इक्वेशन देखकर ये पता करेगा कि सर्कल्स आपके इस तरह से डिसजॉइंट सर्कल्स हैं क्या, ठीक है ना। अच्छा, डिसजॉइंट सर्कल्स वाला सिनेरियो जब भी होगा तो आप ये याद रखें कि यहां पे हम बेसिकली 4 टेंजेंट्स बना सकते हैं। ये जो 4 आपकी टेंजेंट्स बनती हैं उनमें से 2 टेंजेंट्स जो आप बीच में बना पाते हो उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसी बनती है, इस तरह से आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनती है जो दोनों सर्कल्स के बीच में से होके गुजरती है, ठीक है ना। या एक दूसरा तरीका इसी चीज को बोलने का ये हो सकता है कि इस लाइन के कंपैरिजन में सर्कल्स अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर नोटिस करेंगे एक लाइन को पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर पहला सर्कल है तो राइट हैंड साइड में दूसरा सर्कल है। इस लाइन को भी अगर देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल है, राइट हैंड साइड में दूसरा सर्कल है। तो ऐसी टेंजेंट जब बनती है, ऐसी जो कॉमन टेंजेंट आपकी बनती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बेसिकली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर मैं यहां पर देखता हूं कि आपके पास में और भी कोई सिनेरियो हो सकता है कि तो डेफिनेटली हो सकता है। एंड यहां पे हम कहते हैं कि यार आपके पास में एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नाम की भी चीज बन सकती है। एंड ये टेंजेंट में खास बात क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरह की आपकी 2 टेंजेंट्स पहली बात तो बनने वाली है। एंड ये टेंजेंट्स सर्कल के पर्सपेक्टिव से जब देखी जाएगी तो दोनों सर्कल्स सेम साइड लाई कर रहे हैं ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है ना। अगर आप यहां पे ऊपर वाली टेंजेंट लेटर से पिक करते हो सो ऊपर वाली टेंजेंट के कंपैरिजन में दोनों ही सर्कल्स नीचे लाई कर रहे हैं, या नीचे वाली टेंजेंट को पकड़ते हो तो दोनों ही सर्कल्स ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास में नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है वैसे नंबर ऑफ टेंजेंट्स, बट व्हाट वी वांट टू से इज बेसिकली नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अदरवाइज जैसे नंबर ऑफ टेंजेंट्स तो आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपके यहां पर कितने बनने वाले हैं, इन दोनों सर्कल्स के ऊपर 4 कॉमन टेंजेंट्स आपके बनने वाले हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हम काफी सारी चीजें यहां पर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये जो पहला केस अभी हमने यहां पे कवर किया है, इसके अंदर हम बेसिकली पोजीशन पहले आइडेंटिफाई करने की पोजीशन कैसी है, फिर डिस्टेंसेस को हम यहां पे कंपेयर करके पता कर रहे हैं कि यार अगर क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशंस अगर अवेलेबल होंगी तो हम किस डेटा को देख के बता पाएंगे कि पोजीशन आपकी यहां पर कैसे बनने वाली है, ठीक है ना। तो कंडीशन हमने देखी डी ग्रेटर देन अगर आता है R1 + R2 से, तो एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स इनकी हमें मिलने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम सिचुएशन आगे बढ़ाते हैं, है ना, धीरे धीरे आप यहां पर नोटिस करो कि हमने जो केसेस बनाए उसके अंदर क्या हो रहा है, सर्कल धीरे धीरे पास आना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सिनेरियो ऐसा आ सकता है कि सर्कल पास आते आते क्या हो गया है, जस्ट टच करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है ना। सो अगर आपके यहां पे जस्ट टचिंग वाला सिनेरियो है कि दोनों सर्कल्स अगर टच कर रहे हैं तो इस केस में आप यहां पर नोटिस करते हो कि आपका जो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच का वो एग्जैक्टली रेडियस के सम के बराबर आएगा। ये सुनो, यहां पे आपका R1 रेडियस आ रहा है, यहां पर आपका R2 रेडियस आ रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स भी एग्जैक्टली उतना ही है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल भी एग्जैक्टली उतना ही है। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज व्हाट विल गिव अस द टेस्ट कि आपके यहां पे सर्कल्स क्या टच करने वाले सर्कल्स हैं। अच्छा, टच भी यहां पर 2 तरीके से कर सकते हैं। सर्कल्स आपके एक्सटर्नली टच कर सकते हैं अगर इस तरह से टचिंग है तो, या फिर सर्कल आपके इंटरनली टच कर सकते हैं अगर इस तरह से आपको फिगर बनते हुए नजर आ रहा है तो,
ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपके यहां पे सिचुएशन आएगा जहां पर सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो आपके यहां पे एक तो ये है कि कंडीशन हमने देखा। दूसरी बात, आपके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर आप बात करते हैं, देन यहां पे जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो यहां पे रिड्यूस डाउन हो जाएगी, वो केवल एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपको मिलने वाली है। एंड द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स विल स्टिल हैव काउंट इक्वल टू 2। आपका जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो केवल यही बनेगा जो बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे दोनों सर्कल से आया है, उसके बाद आप एक टेंजेंट अभी कॉमन बना सकते हो। लेकिन जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये अभी भी आपको यहां पे दो क्वांटिटी में मिलने वाली है, एक टेंजेंट आपकी आ जाएगी ऊपर और एक टेंजेंट आपको मिल जाएगी नीचे, राइट, जैसे पहले भी हमें मिल रही थी। ऑलराइट, लेकिन बनी कितने हैं फिर इस बार? आपके टेंजेंट का काउंट चेंज हो गया है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का वैल्यू कितना आया है? ये आपका 3 के बराबर इस बार लेकिन निकल कर आया है। अगर आप और पास में आते हैं, है ना, तो ये वाला केस आपका इंटरसेक्टिंग का बनेगा। लेकिन ये इंटरसेक्टिंग की जो कंडीशन है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पहले इस केस को आप यहां पे एनालाइज कर सकते हैं कि यार यहां पे क्या हुआ है अल्टीमेटली। अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो कितना आ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अगर आप यहां नोटिस करते हो तो इस बार दोनों रेडियस के डिफरेंस के बराबर आ रहा है, क्योंकि आपका C1 सर्कल जो है उसका रेडियस यहां से लेके यहां तक का है एंड C2 सर्कल जो है उसका रेडियस यहां से लेके यहां तक का है। तो इनको जो डिफरेंस है वो एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स के बराबर वैल्यू क्रिएट करता है। और ये सिचुएशन कौन सा है? जब आपके सर्कल्स टच कर रहे हैं लेकिन इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। सो जब आपके डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स के सेंटर का वैल्यू रेडियस के डिफरेंस के एग्जैक्टली बराबर आ जाता है तो ये इंटरनली टचिंग वाला कंडीशन डेवलप होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स एग्जैक्टली रेडियस के सम के बराबर आ जाता है तो एक्सटर्नली टचिंग वाली कंडीशन डेवलप करता है। तो इन दोनों के ही एग्जैक्टली बीच वाला सिनेरियो तो ये है जहां पर आप अभी इनको पास में लाना स्टार्ट कर रहे थे, तो अभी इन्होंने टच किया, फिर आपने यहां पे और पास में लाया तो इंटरसेक्ट किया, फिर और अगर आप यहां पे अंदर लेके चले गए हैं तो फिर ये इंटरनली टच करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इन बिटवीन will actually create the condition for सर्कल्स टू इंटरसेक्ट, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की कंडीशन क्या आ गई है कि आपका यहां पे ये जो R1 माइनस R2 का मॉड है उससे तो बड़ा वैल्यू होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का, लेकिन R1 प्लस R2 से छोटा हो जाना चाहिए, राइट। एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स की अगर आप बात करते हो तो यहां पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपके उसमें आने ही नहीं वाला। जो भी आपके यहां पे टेंजेंट्स बन रहे हैं वो कौन से हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ही आपके बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक ये वाला टेंजेंट आप बना सकते हैं एंड ऐसे ही एक टेंजेंट नीचे से हम बना पाएंगे। ऑलराइट, सो दो ही यहां पर आपके टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये चीज एक बार नोटिस कर लो सो दैट वी कैन मूव ऑन। ऑलराइट, नीचे अगर आप यहां पर देखते हैं तो इस बार आपकी एक ही टेंजेंट बनने वाली है। एक टेंजेंट कौन सी बनेगी? जो आपकी यहां पे इस तरह से बन रही है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में क्योंकि दोनों ही सर्कल्स बेसिकली सेम साइड लाई कर रहे हैं, दोनों ही सर्कल्स क्योंकि सेम साइड लाई कर रहे हैं तो इसको भी हमने क्या कहना चाहिए? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही कहना चाहिए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो यहीं पर बनना खत्म हो चुकी है, तो यहां पर भी जो आ रहा है उसको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बेसिकली बोल सकते हैं। एंड ये जो आपका बेसिकली सिनेरियो इसके अंदर क्या हुआ है कि आपने वो जो डिस्टेंस है वो ये जो इंटरनली टच करने वाला यहां पे सिनेरियो था उससे भी कम कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप उससे भी कम कर दोगे तो फिर ये सर्कल अंदर चला गया है, अंदर चला गया तो यहां पर हमारे पास में कोई भी टेंजेंट एक्चुअली कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक लाइन जो है दोनों ही सर्कल को टच करते हुए निकल जाए। वो यहां पर हमारा एक लास्ट सिनेरियो बेसिकली टचिंग वाले सिनेरियो में बन रहा था। ऑलराइट, सो ये है आपका यहां पर जो है पोजीशन ऑफ सर्कल्स के पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। एंड उन पॉसिबिलिटीज के साथ साथ हमने यहां पे डिस्कस कर ली है कि कितनी कितनी कॉमन टेंजेंट्स आपको अलग अलग सिनेरियोज में मिलने वाली है, ठीक है ना। दो टाइप की टेंजेंट्स होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ऑलराइट, सो एक बार आप यहां पे इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। बेटर होगा कि आप यहां पे साइड बाय साइड अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर आप नोट डाउन करते चलें कि क्या क्या केसेस हैं हमारे पास जो सर्कल्स के लिए रिलेटिव पोजीशन के साथ में बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड दैट कितनी होंगे हमें यहां पर बताना है, नंबर बताना है, ठीक है ना। इक्वेशन पे अभी हम पहुंचे नहीं, इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमारे पास में सिनेरियो है उसके हिसाब से हमें क्या करना है? पहले तो दोनों सर्कल्स का सेंटर निकालना है। पहले सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0 है ऑब्वियसली। एंड पहले सर्कल का रेडियस कितना है? 2 के बराबर है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये तो डन हो गया। सेकंड सर्कल का सेंटर के लिए क्या करेंगे? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को किससे डिवाइड करना है? -2 से डिवाइड करना है, तो 3 और 4 आपका सेंटर आएगा। एंड रेडियस थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना। रेडियस निकालने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी क्वांटिटी, ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो आपके यहां पे c का वैल्यू -24 है, नॉट +24, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहां पे 9 आएगा, यहां पे 16 आएगा, राइट।
एंड देन माइनस कांस्टेंट, और कांस्टेंट 24 मत डाल देना गलती से, आपको -24 यहां पे इनपुट में डालना है, ठीक है ना। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा आपका बेसिकली अंडर रूट के अंदर 49, मतलब 7 आपका यहां पर वैल्यू निकल कर आ रहा है, एंड आपका पहले वैल्यू बेसिकली 2 के बराबर निकला है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ हमें क्या निकालना चाहिए, डी का वैल्यू निकालना चाहिए। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो वो कितना आ रहा है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 0 माइनस दिस का स्क्वायर मतलब 9, एंड देन 0 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब आपका 16, मतलब ये आ रहा है आपका 5 के बराबर, ठीक है ना। सो क्या नोटिस कर रहे हैं हम यहां पे कि आपके जो यहां पे तीनों वैल्यूज हैं इनमें क्या है भाई, यहां पे अच्छी बात, ये 2 है, ये 7 है, ये 5 है, ठीक है ना। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, डिफरेंस आपका यहां पर जो है रेडियस सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाला सिनेरियो होता है जहां पे रेडियस का डिफरेंस इंपॉर्टेंटली यहां पे डिस्कशन में आता है। तो ये इंटरनली टचिंग वाला सिनेरियो है बेसिकली आपका, ठीक है ना। एक सर्कल अगर ऐसा है तो अगला सर्कल कैसा बनेगा, अगला सर्कल आपका ऐसा कुछ बन सकता है जो कि एग्जैक्टली इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। ये सिनेरियो बेसिकली आपको यहां पे फील होना चाहिए, क्योंकि हम यहां पे है ना यही चीज तो पढ़ के आए हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स देखो क्या वो डिफरेंस के बराबर आ रहा है, राइट। सो R1 माइनस R2 का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू 5, एंड देन आपका D इज ऑल्सो इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो इंटरनली टचिंग वाली कंडीशन यहां पर आपकी बन रही है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स की यहां पर है ना, हमें यहां पे फाइंड करने का क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे। सो कॉमन टेंजेंट इस केस में आपका केवल एक ही बनने वाला है, राइट। ऑलराइट, अब यहां पे कई बार गलती क्या हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है कि बच्चे यहां पर जो है ना इसके अंदर इसको +24 यूज कर लेते हैं। अगर आप +24 इस्तेमाल करोगे तो आपको यहां पर R2 की वैल्यू 1 मिलेगी, जो कि गलत है, ठीक है ना। उस केस में आपको लगता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कैसा है, ज्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अगर आपको यहां पे ज्यादा लग रहा है तो आपको लगता है कि आपका आंसर 4 आना चाहिए, जो कि एक्चुअली यहां पे गलत आंसर फिर निकल कर आएगा। तो बी श्योर कि आप यहां पे कैलकुलेशन सही तरीके से कर रहे हो और इस तरह की सिली मिस्टेक ना करें। ऑलराइट, चलिए सो दिस इज इट। एक सवाल और करते हैं। इफ द सर्कल गिवन टू दिस एंड दैट इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो आर क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। सो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम यहां पे एटलीस्ट ये तो निकाल ही सकते हैं कि अच्छा इसको यहां पे सेंटर कितना आ रहा है इसका, अगर आप इसके सेंटर की बात करते हैं तो -2 से डिवाइड करना है, तो 8, 10 तो आपका यहां पे सेंटर ही आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहां पे बात करते हैं फर्दर इसके रेडियस की, तो रेडियस का कैलकुलेशन कैसे होगा, अगेन बी वेरी केयरफुल। आपका जो रेडियस का यहां पर कैलकुलेशन होगा उसके अंदर क्या क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 64 आएगा, 100 आएगा, माइनस कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट में 164 माइनस आर स्क्वायर इज द कांस्टेंट, ठीक है ना। आर को भूल नहीं जाना है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड भेजना है, ठीक है ना। तो 164 माइनस आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। 164 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आर ही एक्चुअली आपका रेडियस है, जो पहले सर्कल का रेडियस है वही एक्चुअली आर है, और उसी के ऊपर आपको यहां पे कमेंट करना है, ठीक है। अगला सर्कल अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये तो आपका सेंटर रेडियस फॉर्मेट पे है, तो ये तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि सर्कल का सेंटर बेसिकली 4,7 पे आएगा, और रेडियस जो है सेकंड सर्कल का वो आपका 6 के बराबर है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो वंस वी हैव दिस डेटा, तो हम किस चीज को यहां पे रेडी करेंगे, हम यहां पे अभी डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू कैसे निकलता है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है, तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, अंडर रूट के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 16, एंड देन दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 9, तो ये आपका 5 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। सो इफ यू वांट द सर्कल्स टू इंटरसेक्ट, तो आपको यहां पर कंडीशन क्या लिखनी है कि ये जो डी है ये डिफरेंस और सम के बीच वाला कोई वैल्यू होना चाहिए, है ना। याद कैसे रख सकते हो इंटरसेक्टिंग के लिए, कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है वो डिफरेंस और सम के बीच वाली वैल्यू कहीं ना कहीं होना चाहिए, राइट। सो लेट अस डू दैट, लेट अस अप्लाई दिस आइडिया। सो मतलब 5 जो है हमारा वो किसके बीच में होगा, दोनों के डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस आर का मॉड, एंड देन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 6 प्लस आर। ऑलराइट, सो आपका यहां पे आर का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा यहां से पता चल रहा है, विच इज ऑब्वियस फैक्ट कि यार आपका आर का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ना। सो आर का वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव है तो इधर वाली कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है ही है। आप 6 के अंदर कुछ भी ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा तो आपको मिलने ही वाला है, ठीक है ना। मतलब कंडीशन एक्चुअली यहां पर जो आ रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रही है, वो यहां से निकलेगी, विच इज 6 माइनस आर का जो मॉड है वो किसके बीच में होना चाहिए आपका, ओके 6 माइनस आर का जो वैल्यू है वो किसके बीच में होना चाहिए, वो वैल्यू आपका बेसिकली -5 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मॉड ओपन करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा।
एंड नाउ यू कैन बेसिकली सब्ट्रैक्ट 6 एंड देन मल्टीप्लाई माइनस साइन। अगर आप -6 करते हैं थ्रू आउट तो आपको यहाँ पे -11 मिलेगा, यहाँ पे -r मिलेगा, यहाँ पर आपको -1 मिलेगा। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा, ये यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, मतलब 11 एंड 1 के बीच में आपका r लाई कर सकता है। इसी चीज को लिखने का बेटर तरीका ऑब्वियसली क्या है, जो डी ऑप्शन में लिखा है कि छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है, बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड में है, ठीक है ना। है तो इसका भी यही मतलब कि 11 से छोटा होगा एंड देन r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। लिखते समय 1 r एंड 11 देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। सो कंडीशन बस हमें यहां पर जो है अप्लाई करनी है, एंड कंडीशंस भी याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे सारी कंडीशन जब एक साथ देखी हैं तो एक अच्छा ट्रांजिशन हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना, कि सबसे पहले यहां पर डिस्टेंस जो है वो r1 प्लस r2 से भी बड़ा है, फिर r1 प्लस r2 के बराबर हो गया, फिर यहाँ पे r1 प्लस r2 से तो छोटा हो गया है लेकिन r1 माइनस r2 से अभी भी बड़ा है, फिर r1 माइनस r2 के बराबर हो गया, फिर r1 माइनस r2 से भी छोटा हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो रिकॉल भी करना और याद रखना यहाँ पर काफी आसान है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो आई होप कि यहां पर तो है किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ये जो यहां पर बनी हुई है इसका नाम हमने क्या बताया आपको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये सारी चीजें वैसे आपने पहले बचपन में भी पढ़ी हुई हैं, सो यू मस्ट ऑल नो कि नाम यहां पर जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बेसिकली होते हैं, राइट। ओके, सो आपको यहां पर अगर लेट अस से कोई पूछता है कि यार ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका लेंथ कितना होगा, मतलब पहली बात तो ये कि वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी पूछा है आपसे, ठीक है ना। टेंजेंट का लेंथ अगर आपको निकालना है तो टेंजेंट तो वैसे यूजुअली एक लाइन है, लेकिन अगर आप लेंथ की बात करें मतलब कोई एक सेगमेंट है जिसको हम काउंट करना चाह रहे हैं, तो इस केस में जो बेसिकली दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो अलग अलग सर्कल्स के ऊपर आ रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बोलेंगे, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और उसका फॉर्मूला इस तरह से कुछ निकल कर आ रहा है, अंडर रूट के अंदर d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला है, ध्यान से देखो कैसे यहाँ पर जो है आपका वैल्यू निकलता है इसका। सो आप पहले यहाँ पर नोटिस करो कि आपके पास में जो सर्कल से उनकी इक्वेशन तो अवेलेबल होगी ना, तभी तो मैं उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपसे पूछ रहा हूं। मुझे आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो यहां पर आपको सर्कल्स की इक्वेशन पता होती है। सर्कल्स की इक्वेशन अगर पता है तो आपके पास में सेंटर्स की कैलकुलेशन करने का लॉजिक ऑलरेडी है, फॉर्मूला आपको पता है, -2 से डिवाइड करना होता है। तो आप यहां पे सेंटर्स निकाल के उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो डी का वैल्यू तो देखो आप निकाल लोगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। डी हम किस चीज को कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम डी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हम एक सिंपल से काम कर सकते हैं कि छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल पे, सर्कल के रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल के रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना है, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों रेडियस कैसे बने हैं, ये दोनों रेडियस आपके पैरेलल बनेंगे फॉर श्योर। ये दोनों रेडियस आपके पैरेलल होंगे, क्यों, क्योंकि आप एक सिंगल लाइन को पकड़ रहे हो और उसके परपेंडिकुलर क्यू पे आपने लाइन बनाई है एंड उसके परपेंडिकुलर पी पे आपने लाइन बनाई है। तो क्योंकि ये दोनों सेम लाइन के परपेंडिकुलर है इसलिए आपस में ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे भी आपका 90 डिग्री है, यहां पर भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। सो व्हाट वी हैव जनरेटेड ओवर हियर इज बेसिकली अ रेक्टेंगल। व्हाट वी हैव जनरेटेड ओवर हियर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है ना, तो यहां पर मैंने 90 डिग्री अब बनवाया है फोर्सफुली। तो ये दोनों 90 डिग्री पहले से थे और यहां पे 90 डिग्री मैंने बनवाया बाय गिविंग परपेंडिकुलर, तो एक रेक्टेंगल आ गया है। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इसको हम क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो L है ये आप नोटिस करोगे कि ये कहां पे ट्रांजिशन किया जा सकता है, यही सेम वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी C2 से लेके यहां पर लेटर से मैंने M बोला अगर इसको, तो C2 M का जो लेंथ है वो भी आपका L के बराबर ही आएगा। एंड एट दिस पॉइंट आप यहां पर ये जो नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के साथ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा, आपका एल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, जो आपका मेन टारगेट यहां पर बन रहा है, ठीक है ना। वो इसलिए निकल कर आएगा क्योंकि आप ध्यान से देखो कि आपका C1M का वैल्यू आपको पता है कितना है। ये जो C1M का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, ये R2 माइनस R1, ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड के साथ में लिख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, तो आप यहां पे अभी के लिए इसको क्या कर सकते हो, हालांकि यहां पर हमें दिख रहा है कि R1 बड़ा रहेगा R2 छोटा रहेगा, लेकिन तब भी सेफर साइड में मॉड लगाना है तो अभी से लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। सो आपके पास में यहां पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है R1 माइनस R2 क्यों हुआ है, क्योंकि ये R2 है ना, तो ये R2 बेसिकली यहां पर भी होगा, ये पूरा R1 था, ये R2 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो ये आपका आंसर आ रहेगा, एक बार चेक करो।
हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका बेस का स्क्वायर बेसिकली क्रिएट करेगा एंड अंडर रूट लेके आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना, राइट। और बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सा डिस्कशन आप यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, इसको याद रखना है, याद रखना जरूरी है। आप ऐसा ही डिस्कशन यहां पर देख सकते हो फॉर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना आएगा। सो डिफरेंस आप यहां पे नोटिस कर सकते हो। पहले तो क्या है, दोनों फॉर्मुलेस के अंदर लगभग सिमिलर से ही फॉर्मुलेस हैं, बस यहां पे पहले माइनस था, प्लस हो गया है, ठीक है ना। यहां पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है अपने ट्राइंगल को क्रिएट करने में, जबकि यहां पे R1 प्लस R2 का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो ऐसा क्यों हो रहा है, आप यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यहां पे फिर से कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करना चाह रहे हैं, राइट। सो लेट मी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, एंड अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से अगर यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं और आप क्या करें फर्दर यहां पर जो अपने सेंटर से उनको तो अभी ज्वाइन कर ही लें, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा डिस्टेंस स्मॉल डी। अच्छा, और आपके यहां पर जो बेसिकली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ है वो क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है, ये जो पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस है, इसको हम बेसिकली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ बोल रहे हैं। सो पी क्यू निकालना हमारा टारगेट है, पी क्यू निकालना हमारा टारगेट है। हम यहां पे डी ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके बैठे हैं कि यार डी तो हम निकाल ही लेंगे क्वेश्चन में जब भी जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो हमें पता ही है, राइट। सो अब यहां पे हम कंस्ट्रक्शन में क्या यहां पर जो है कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हम इस पर्टिकुलर लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं फ्रॉम छोटा सर्कल। छोटे सर्कल से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला तो अगेन आई एम गेटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। यहां पे मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब आप यहां पर देखो कि आपको क्या क्या वैल्यूज पता है, ठीक है ना। लेट से ये आपने नाम दिया m के बराबर, ठीक है। सो आपने क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है, यहां पे 90 पहले से था, है ना, आपने ऑलरेडी 90 को ही यहां पर जो है आगे एक्सटेंड किया है, यहां पे 90 पहले से था, यहां पे 90 बन गया है, मतलब ये जो बचा हुआ एंगल ये भी 90 होगा, मतलब ये फिर से आपका एक रेक्टेंगल बना है। तो ये अगर R2 है तो ऑब्वियसली ये भी आपका डिस्टेंस R2 के बराबर आ जाएगा, एंड ये जो पहले से बना हुआ आपका यहां पर ये रेडियस है, ये तो R1 के बराबर है ही, मतलब जो आपका यहां पे C1 से लेके M तक की दूरी है वो R1 प्लस R2 के बराबर हो चुकी है, ठीक है ना। ये आपकी R1 प्लस R2 हो गई, ये आपको D पता है, तो आपको निकालना क्या है, आपको यहां पे PQ निकालना है विच इज एक्चुअली इक्वल टू C2M। ये जो C2M है ये आपका L के ही बराबर है, ठीक है ना। सो इफ यू वांट टू मार्क इट आउट, आप मार्क कर सकते हैं, ये डिस्टेंस अगर आप L से मार्क कर रहे हैं तो यही सेम डिस्टेंस यहां पर भी आने वाला है, राइट। सो अब आप यहां पर जो है इस बड़े से ट्राइंगल में एक बार अप्लाई करके देखो अपना वही थॉट जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया है ना, वो ये वाला ट्राइंगल है। इस बार ये वाला ट्राइंगल आप देखो ध्यान से, ये वाला जो ट्राइंगल आपको यहां पे पर्पल से अभी यहां पे शेड किया गया है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे जो L है वो मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ D एज वेल एज R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो फॉर्मुला क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो दैट्स इट। थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं इसको ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। दैट्स इट। तो इसी के साथ में आपके यहाँ पर जो कॉमन टेंजेंट के लेंथ की बात है वो भी हमने यहाँ पे कर ली। सो अभी हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, देखो, है ना। इक्वेशन अभी भी डिस्कस नहीं करी है। आई गेस इट इज टाइम टू बेसिकली स्टार्ट द डिस्कशन फॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, काउंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, स्टार्टिंग में डिस्कस हो गया था कि यार पोजीशन हम देखते से बता सकते हैं कि आपके कितने कॉमन टेंजेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है ना। अगर कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है तो हमने दो फॉर्मुलेस यहां पर देखे हैं, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ है। अच्छा, ये नोटिस करो कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ छोटा आएगा हमेशा, क्योंकि यहां पे डी स्क्वायर के अंदर से R1 प्लस R2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जबकि यहां पे डी के अंदर से डी स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर हमेशा छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो ये ओवरऑल आंसर बड़ा आएगा, ठीक है ना। सो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमेशा बड़ी होती है लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी वैल्यू कम आएगी। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसके साथ हम यहां पे बेसिकली जो इक्वेशन है कॉमन टेंजेंट की उसको फिर आगे कंफर्टेबली निकाल पाएंगे। उसके लिए रिजल्ट पता करना जरूरी है, ठीक है ना। सो आप यहां पे देख रहे हैं कि अभी दो सर्कल्स हैं एंड दोनों सर्कल्स के ऊपर हमने यहां पे चारों टेंजेंट्स बना के रखी है। चार बन सकती हैं मैक्स टू मैक्स, इसलिए हमने ये फिगर सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर यहीं पे आप सर्कल्स को पास में ले आओगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी कम होती रहेंगी। लेकिन जो बेस्ट केस सिनेरियो जहां पे सारी टेंजेंट्स आपकी बन रही होती हैं उसके ऊपर हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड द डिस्कशन इज समथिंग लाइक दिस कि देखो आपके जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करेंगी
सिमेट्री है तो आप खुद भी यहां पर जो है नोटिस कर सकते हो, या फिर आपको यहां पे अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी अपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से अगर यहां पे प्रूव करना है तो प्रूव भी कर लेना कि आपके जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के ऊपर ही लाई करेगा। वो कहां लाई करेगा पॉइंट? लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आने वाला है। एंड दैट सेम थिंग विल हैपन फॉर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑल्सो। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये लाइन जॉइनिंग सेंटर्स के ऊपर ही कहीं ना कहीं लाई करने वाला है, ठीक है ना। ये तो हम सिमेट्री से भी ऑब्वियसली देख सकते हैं, ओके। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो क्या है, आपको अगर वो नोटिस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट मी फर्स्ट डिस्कस फॉर क्यू। तो अगर मैं लेट अस से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूं कहां पे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूं देन दिस इज हाउ द फिगर विल लुक लाइक, है ना। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप गिरा है, यहां पे गिरा है, ठीक है ना। सो अब आपको जो नजर आ रहा है वो देखो क्या है कि यार मेरे पास में ना दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल जिसके अंदर ये वाला एंगल है, वही सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पे नीचे भी है, ठीक है ना। लेट से इसका नाम मैं यहां पे m रखता हूं, इसका नाम मैं यहां पे n रखता हूं, ठीक है ना। सो आपके इसमें यहां पे C1QM नाम का एक ट्राइंगल है एंड C2QN नाम का एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसमें ये वर्टिकली अपोजिट ये डॉट वाले एंगल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ऑब्वियसली सिमिलर है क्योंकि आपके वर्टिकली अपोजिट मैंने यहां पे बता दिया आपको, और 90 डिग्री भी आपके सेम ही है, मतलब तीनों एंगल्स आपके बराबर हो जाएंगे। तीनों एंगल्स अगर बराबर है मतलब ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल अगर सिमिलर है इसका मतलब आपके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज होंगे वो भी बराबर निकल कर आएंगे, ठीक है ना। मतलब हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि C1 से लेके Q तक जाओ एंड देन Q से लेके C2 तक जाओ, तो ये जो रेशो है जो बेसिकली हाइपोटेनस के रेशोज हैं वो किसके बराबर होंगे, वो आपके परपेंडिकुलर्स के भी बराबर होंगे, राइट। सो पहले वाले में परपेंडिकुलर कितना है, R1 के बराबर है, दूसरे वाले में परपेंडिकुलर कितना है, R2 के बराबर है। सो दैट इज व्हाट इज द कंडीशन, ये है हमारी कंडीशन। और इस कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फ्रेज करें और अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करें तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो सेक्शन फॉर्मूला है। आप यहां पे रियलाइज करो कि यार मेरे पास में C1 C2 दो फिक्स पॉइंट्स है जो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन में काफी इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि सर्कल्स के सेंटर हैं ये, ठीक है ना। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इसमें क्या खास बात है कि यहां से लेके यहां तक अपॉन यहां से लेके यहां तक ये R1 अपॉन R2 के ही बराबर है। मतलब ये Q पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग C1 C2 को इंटरनली इन द रेशो R1:R2। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि Q डिवाइड्स जॉइन ऑफ C1 एंड C2 इंटरनली इन द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेडियाई, ऑलराइट। और यही सेम सिनेरियो आप यहां पे देख सकते हैं P के साथ भी, बस यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली उसी सेम रेशो में ये पॉइंट P आपके सेगमेंट C1 C2 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। कैसे करेगा उसके लिए फिर से आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप्स डाल सकते हैं देखने के लिए। देखो ध्यान से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप में डाल देता हूं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला है, ठीक है ना। और वैसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला है, ठीक है ना। सो अगेन व्हाट यू नीड टू नोटिस कि इस पर्टिकुलर एंगल को ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स बेसिकली जो है बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। एक आपका ये छोटा वाला ट्रायंगल है जिसमें ये आपको डॉट वाला एंगल नजर आ रहा है, ठीक है ना। एंड वैसे ही ये एक बड़ा वाला आपका यहाँ पे ट्रायंगल है जिसके अंदर फिर से आपको ये डॉट वाला एंगल नजर आ रहा है, और दूसरा एंगल आपका राइट एंगल है, ठीक है ना। ये जो पर्पल वाला राइट एंगल है उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर लो, ठीक है ना। नाम देना है तो नाम दे दो, यहाँ पर लेटर से ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे फिर से कि हाँ आपके जो साइड्स के रेशो है प्रोपोर्शनल साइड्स के, जो आपके यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। तो लेट अस सी हमारे यहां पर जो इक्वेशन आएगा वो कैसा लिखा जाएगा। ओके सो हम ये कहना चाहते हैं कि देखो आपका C1 से लेके P तक की दूरी, C1 से लेके P तक की दूरी एंड देन P से लेके C2 तक की दूरी, C1 से लेके P तक की दूरी एंड देन P से लेके C2 तक की दूरी, ये जो है ये किसके बराबर है, अल्टीमेटली हाइपोटेनस के रेशोज है। तो ये परपेंडिकुलर के रेशोज के बराबर होंगे। परपेंडिकुलर में यहां पे एक साइड आपका R1 के बराबर है, दूसरा R2 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये R1 अपॉन R2 के ही बराबर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या है सिचुएशन,
एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले वाली सिचुएशन है। एक्सटर्नल डिवीजन वाली सिचुएशन है, ये आपका इंटरनल डिवीजन वाला सिचुएशन है जो हम यहां पे नोटिस कर पा रहे हैं, समझेंगे। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहां पे अगर कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोल देता है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए बोल देता है फॉर टू गिवन सर्कल्स, देन इस तरह से कैलकुलेशन करना ज्यादा अच्छा रहता है, जहां पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पहले निकाल लें, एंड फिर वहां से टेंजेंट्स कैसे बनाई जा सकती है उसके बारे में सोचें, ठीक है ना। तो अब इस सवाल को आप यहां पे ध्यान से देखो जो आगे कराया जा रहा है, ठीक है ना। ये इस पूरे जो आइडिया है उसको अच्छे तरीके से समराइज करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड दैट टचिंग द सर्कल इन टचिंग द सर्कल्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है ना। ऐसा यहां पर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट वाला कंडीशन क्यों दिया ये भी समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन पहले तो हम यहां पे सर्कल्स को एनालाइज करेंगे, राइट, कि सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने के लिए अगर मुझे बोल दिया गया है तो पता पड़ा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं रही उसकी, तो मैं क्यों मेहनत करूं क्यू निकालने की, मैं डायरेक्टली पी निकालने की मेहनत करूंगा, ठीक है ना। सो इसलिए मुझे यहां पर क्या करना होगा, मुझे यहां पर ऑब्वियसली पहले पोजीशंस के ऊपर कहीं ना कहीं गारंटी लेनी पड़ेगी। सो लेट अस से C1 जो पहले सर्कल का सेंटर है वो कितना आ रहा है देखते हैं, तो -2 से डिवाइड करके 6,4 आ रहा है। एंड R1 की अगर बात करें तो अंडर रूट के अंदर आपको यहां पे 36 + 16 एंड -36 मतलब 4 आपका रेडियस बन रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ही हम एक बार देख लेते हैं कि आपका जो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर कहां पर है, उसके -2 से डिवाइड करके 2,1 पे है। एंड देन अगर मैं R2 की बात करूं तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 4 and 1 एंड माइनस कांस्टेंट, तो ये आपका 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। सो अब एक चीज और कर लेते हैं कि सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो D वैल्यू है जो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 - 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 एंड 4 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 9, तो ये आ गया आपका 5 के बराबर, ठीक है ना। सो आपके यहां पे जो D का वैल्यू आया है ये R1 + R2 के बराबर आया आपकी बार, ठीक है ना। वी कैन क्लियरली सी कि आपका जो D का वैल्यू है दैट इज R1 + R2 के बराबर। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये कौन सा वाला सिचुएशन है, एक्सटर्नली टच करने वाला आपका सिचुएशन है, इज दैट राइट, बिकॉज D = R1 + R2। सो अगर एक्सटर्नली टच कोई कर रहा है तो आपके इसमें 3 टेंजेंट्स बन सकती हैं, ठीक है ना। सिचुएशन कुछ ऐसी है, 2 सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो एक टेंजेंट आपकी ऐसी वाली बनती है वहां पे जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच नहीं कर रहा है। जैसे यहां पे ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, यहां पे ये वाली टेंजेंट भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर रही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बेसिकली आपका टेंजेंट है ये सेम ही पॉइंट पे टच कर रहा है दोनों सर्कल्स को, राइट। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट वाज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स दिस एंड दैट टचिंग द सर्कल्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब मुझे ये जो बीच वाला टेंजेंट है उसकी बात नहीं करनी है, मुझे बीच वाले टेंजेंट की अगर बात नहीं करनी है तो मैं यहां पे इसका मतलब अब केवल 2 जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनने वाली हैं उनका ही कैलकुलेशन करना चाहता हूं, ठीक है ना। अगर आप ये वाली टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए अभी एक वीडियो और इंतजार कर लो, ठीक है ना। अगले लेक्चर में आपको यहां पे डायरेक्टली बता देंगे कि इस तरह की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे जल्दी से निकाली जाती है। वो आज के लिए वैसे भी हम इस क्वेश्चन में वैसे भी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट वॉन्टिंग दैट इक्वेशन। सो हम यहां पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहां पे पहले इस पॉइंट को लोकेट करना चाह रहे हैं, और इस पॉइंट को अगर मैं लोकेट करना चाहता हूं देन मुझे एक्सटर्नल डिवीजन का यहां पर जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। जो मेरे C1 C2 है वो यहां पर पहले मार्क कर लेते हैं, जो आपका C1 C2 है वो क्या है, राइट। अच्छा, C1 C2 भी ध्यान से देख लो, जो आपका बड़ा वाला सर्कल है उसको हमने C1 बोला है कि नहीं बोला, ठीक है ना। बड़ा इन द सेंस रेडियस के टर्म्स में, तो चलो यहां पर जो है ऑलरेडी नाम ठीक रखे हुए हैं हमने यहां पे, ठीक है ना। C1 वाकई बड़ा वाला ही सर्कल है, ठीक है ना, जिसका सेंटर 6,4 पे है। एंड जो C2 है यहां पे छोटा वाला सर्कल, उसका सेंटर 2,1 पे है। रेडियस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो रेडियस आपके क्या क्या बन रहे हैं, R1 एंड R2। एक आई थिंक हमारा 4 के बराबर है और एक हमारा 1 के बराबर है, ठीक है ना। ये हो गया, मतलब जो आपका P पॉइंट होगा दैट वुड डिवाइड C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:1, ठीक है ना। तो जब भी एक्सटर्नल डिवीजन होता है तब भी यहां पे फॉर्मूला लगाते समय इजी पड़ता है कि आप फिगर तो ऐसा ही बनाओ, C1 C2 और यहां पे कोई एक पॉइंट चाहिए जो 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली आपको वो क्रिस क्रॉस बेसिकली बनाने में ठीक रहता है, ये इधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है,
बस माइनस साइन इस्तेमाल करनी है बीच में, यही है इंपॉर्टेंट आइडिया, ठीक है ना। तो हम यहां पे फिगर तो यही वाला देख के अपना काम कर लेते हैं, बट वी नो कि हमें बीच में माइनस का साइन इस्तेमाल करना है, बिकॉज पॉइंट पी एक्सटर्नल डिवीजन से ही आने वाला है। तो 4 जाएगा इस तरफ, मतलब 8 बनेगा, माइनस 1 जाएगा इस तरफ, मतलब यहां पर जो है 6 आ जाएगा, एंड देन नीचे इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3 आ जाएगा। वैसे ही 4 जाएगा उस तरफ, तो यहां पे 4 आ जाएगा, एंड माइनस कितना हो जाएगा 4, और नीचे 3, मतलब यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है 2/3, 0, ये बेसिकली पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर तो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है, तो अब आपको यहां पर ही सोचना है कि यार ये इतना बढ़िया पॉइंट है कि अगर मैं अब बड़े सर्कल को भूल जाऊं, मैं बस छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट अगर लिखूं, तो ये इतना अच्छा पॉइंट है कि यहां से जो छोटे सर्कल को टेंजेंट होगी ना, वो आगे सर चल के बड़े सर्कल को टेंजेंट हो ही जाएगी, मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन जो हमने पिछले टेंजेंट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो क्या है कि यार मुझे एक्सटर्नल पॉइंट ऐसा लग रहा है कि गिवन है, विच इज बेसिकली 2/3, 0, एंड यहां से मैं अपनी दोनों टेंजेंट्स बनाना चाहता हूं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा यहां पे जो स्लोप है टेंजेंट का, वो m के बराबर निकल कर आने वाला है। सो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, राइट। सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको यहां पे 3y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3mx माइनस 2, ऐसा मिलेगा, राइट। तो आपके यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन इन जनरल ऐसे दिखने वाली है, 3mx माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। द ओनली इशू इज दैट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ m। लेकिन m जो आपको यहां पर बनने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी हम यहां पे क्या बात जानते हैं, है ना। आपको यहां पर ये जो लाइन बनने वाला है ना, टेंजेंट है। तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन पे टेंजेंट डालूंगा तो 1 डिस्टेंस आना चाहिए ना। इसी कंडीशन को हम अप्लाई कर लेते हैं, P इक्वल टू आर वाली कंडीशन को। सो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट तभी बन पाएगी जब 2,1 से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ है ना, वो कितना कैलकुलेट होके आएगा? 1 के बराबर कैलकुलेट होके आएगा। या P इक्वल टू आर कर देते हैं, एंड देन अगली स्टेप में दोनों वैल्यूज लिख देंगे। सो परपेंडिकुलर ड्रॉप कितना आ रहा है 2,1 से, यहां पे आ जाएगा आपका 6m माइनस 3 माइनस 2, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 9m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना। इसका मॉड ये किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस, मतलब 1 के बराबर होना चाहिए। बस राइट हैंड साइड में ले जाके आप यहां पे स्क्वायरिंग करवा लो और देखो कि आपका फाइनल आंसर कितना बनता है, ठीक है। सो हाउ मच इज दैट? ये आ जाएगा आपका 6m माइनस 5 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। सो आपका यहां पर कैलकुलेशन देखो, अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या क्या बन रहा है, ठीक है ना। लेट मी जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन एट दिस पॉइंट। हमने यहां पर क्या क्या किया है? 2/3, एंड उसके साथ में 6,4 यहीं से चेक करने का यहां पर मेरा मन कर रहा है। 6,4 है, 2,1 है, एंड देन यहां पे आपका 4:1 का रेशियो है, ठीक है ना। ठीक है, सो पॉइंट हमारे यहां पर ये निकला है, एंड देन हम क्या कर रहे हैं यहां पे? हम यहां पे m स्लोप मान के अपनी टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। सो टेंजेंट की इक्वेशन जो हमने यहां पर लिखी है, दैट ऑल्सो लुक्स गुड। हाँ, दैट डज नॉट लुक गुड। मैंने यहां पर जो है अंदर m और मल्टीप्लाई करना चाहिए था, है ना। ये वाली चीज एक बार जो है थोड़ी इंप्रूव कर लेते हैं। यहां पे अगर मैं m मल्टीप्लाई करता हूं देन द इक्वेशन एक्चुअली बिकम्स दिस, क्योंकि यहां पर ये m दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा। जब ऐसे बहुत सारे स्टेप एक साथ नहीं करना चाहिए दिमाग में। ऑलराइट, सो ऐसा वाला आपका यहां पर ये इक्वेशन बन रहा है, तो यहां पे -2m बेसिकली आपका जनरेट होने वाला है, ठीक है ना। ओके, सो यहां पर क्या क्या आया था आपका? -3 आया था शायद, और -2m इस तरह से आपका यहां पर बन रहा है। सो दिस वैल्यू बेसिकली चेंजेस अ बिट। यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 4m। यहां पर आ जाएगा आपका 4m माइनस 3, जिसका आपको स्क्वायर अभी करना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, लेट मी जस्ट चेक इट वंस अगेन एंड देन वी कैन बेसिकली प्रोसीड। आप यहां पर कैलकुलेशन एक बार जो है आगे प्रोसीड करके देखो, आपकी m की वैल्यू ऑलरेडी क्या क्या निकल रही है। सो वी हैव बेसिकली दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई अगर मैं यहां पे करता हूं, देन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गेट, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 16m स्क्वायर। यहां पे आने वाला है मेरे पास में 16m स्क्वायर प्लस 9, एंड देन उसके साथ में आएगा कितना? -24m। एंड राइट हैंड साइड में अगर हम यहां पे देखते हैं तो मेरे पास में है 9m स्क्वायर प्लस 9। सो 9 दोनों साइड से यहां पे कैंसिल होगा। इफ आई टेक बेसिकली एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो आई एम गेटिंग व्हाट? आई एम गेटिंग बेसिकली 7m स्क्वायर -24m इज इक्वल टू 0। तो यहां से
m कॉमन आ जाएगा। इनफैक्ट हम यहां पे डायरेक्टली आंसर ही लिख लेते हैं। m के दो आंसर्स आएंगे, एक तो m कॉमन निकाल के चलो लिख लेते हैं। आपके इसमें एक तो m इक्वल टू 0 आ रहा है एज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, या फिर m आपका कितना आ रहा है, m आपका यहां पे 24/7 आ रहा है, ठीक है ना। सो बस यही आपका काम था कि आप m पता कर लो। m जैसे ही आप यहां पे पता कर ले रहे हो तो आपको यहां पर इस इक्वेशन में डाल के अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप यहां पे बेसिकली इक्वेशन 1 बोल सकते हो। तो यूज इन इक्वेशन 1 एंड दैट विल गिव यू योर आंसर, ठीक है ना। चलिए तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लो, यूज इन इक्वेशन 1। तो अगर आप यहां पे इस्तेमाल करते हैं m इक्वल टू 0 तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, m इक्वल टू 0 अगर आप यहां पर डालोगे तो ये गया तो y इक्वल टू 0 आपका यहां पर बन रहा है एज द आंसर, ठीक है ना। मतलब x एक्सेस भी यहां पर आपकी एक टेंजेंट है इन दोनों ही सर्कल्स को। ओके, इंटरेस्टिंग, विच एक्चुअली शुड हैव बीन आवर आंसर राइट अवे, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो कि जितना y का कोऑर्डिनेट है उतना ही आपका रेडियस का भी वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप यहां पे 6 डिस्टेंस आगे जाके 4 डिस्टेंस ऊपर जा रहे हो और 4 रेडियस का ही सर्कल बना रहे हो। आप यहां पे 2 डिस्टेंस आगे जाके 1 डिस्टेंस ऊपर जा रहे हो और फिर 1 रेडियस का ही सर्कल बना रहे हो। तो यहां पर ये दोनों सर्कल्स एक्स एक्सिस को डेफिनेटली टच करेंगे। ऑलराइट, मतलब y इक्वल टू 0 एकदम ठीक आंसर है। वैसे ही m इक्वल टू 24/7 भी आप यहां पे इनपुट में डालो और तो यहां से आपका आंसर आएगा 24/7। अगर आप यहां पे इनपुट में डालते हो तो बस यहां पर आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है, वो आप यहां पे कर लेना, ठीक है ना। एंड आंसर फाइनली कैलकुलेट कर लो, ठीक है भाई। एंड देन इक्वल टू -2m है, ठीक है। राइट, सो दिस बिकम्स आवर फाइनल आंसर, है ना। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नाउ इजी फॉर यू बिकॉज यू नो कि यार ये पॉइंट कैसे निकालना होता है, ठीक है ना। अदरवाइज यहां पर क्वेश्चन कैलकुलेशन में थोड़ी सी यहां पर जो है दिक्कत डेफिनेटली आती है। आगे चल के हम कॉमन टेंजेंट्स वाले टॉपिक को और भी अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सर्कल और सर्कल के केस में मुझे लगता है कि दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल वे इन विच यू कैन प्रोसीड। आगे चल के वैसे यहां पर सजेशन हम आपको मैं खुद ही देने वाला हूं कि हम स्लो फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। दोनों सर्कल्स की टेंजेंट की इक्वेशन स्लो फॉर्मेट में लिख लो और फिर उनको कंपेयर करो, ठीक है ना। लेकिन वो सर्कल के केस में स्पेशली जब भी आपके यहां पे सर्कल्स का सेंटर ओरिजिन नहीं है तो वो काम करना थोड़ा सा यहां पर जो है टीडियस हो जाता है। दैट्स व्हाई ऑफ ऑल द डिफरेंट अप्रोचेस व्हिच कैन बी डिस्कस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला अप्रोच मैंने आपके साथ में शेयर किया है एंड दिस इज ईजियर टू परफॉर्म, ठीक है ना। लेंदी डेफिनेटली है लेकिन सवाल अच्छा है ना। हर सवाल यहां पर जो है 2-2 स्टेप में सॉल्व हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, कुछ सवालों में टाइम लगता है तो वो टाइम हमने देना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, सो विद दैट आई गेस वी आर डन विद द कंप्लीट डिस्कशन। हमने यहां पे पोजीशन की भी बात कर ली है, ठीक है ना। दो सर्कल्स कैसे कैसे पोजीशनड हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ टेंजेंट्स, उसके बाद में लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नाउ फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आप लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। सो विद दैट वी आर डन विद टुडेज डिस्कशन एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।